उसका एक रद्द अमल जो है वो इलेक्शन में हमें लोगों की तरफ से देखने को मिलता। तो इसीलिए अमेरिका ने ये एक जिसको कह सकते हैं कि गैर कानूनी एक्सट्रैक्शन प्रोग्राम किया, जिसके अंतर्गत उनको वहां से अगवा किया गया है, उन मदूरो को और उनकी वाइफ को। थोड़े बहुत और इसमें रिसोर्सेज हैं, बहुत ज्यादा नहीं है तेल के अलावा, लेकिन तेल बहुत ज्यादा है। ये याद रखें कि दुनिया में सबसे ज्यादा तेल जो है वेनेजुएला के पास। जो हमारे साबिक सदर हैं, उनकी जो गलतियां हैं, उसकी सजा जो है मुझे ना दी जाए, और हम नए सिरे से इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं। तो ये जो मीटिंग अभी 4 रोजा जो दौरा था, उसमें काफी चीजें जो है वो पॉजिटिव नजर आई। वेनेजुएला के सदर और इनकी अहलिया की अमेरिका के हाथों गिरफ्तारी पर यूरोपीय ममालिक का क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है? क्या अमेरिका तख्ता पलटना चाहता है या इसकी नजरें सिर्फ तेल पर हैं? अमेरिका अब ग्रीनलैंड को क्यों धमकी दे रहा है? क्या दीगर ममालिक को भी अमेरिका के इस रवैये से खतरा है? जनूबी कोरिया और चीन के ताल्लुकात कैसे हैं? प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे के तमाम नाजरीन और सामीन का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद खुर्रम रज़ा, कौमी आवाज़ का डिजिटल एडिटर। ये प्रोग्राम नेशनल हेरल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज़ की जानिब से पेश किया जा रहा है। सौरभ शाही साहब, आपसे जानना चाहता हूं कि आप वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो और इनकी अहलिया की अमेरिका की तरफ से गिरफ्तारी पर तफसील से रोशनी डालें। अ, देखें, ये मेरे ख्याल से पिछले 2 ढाई महीनों से बिल्कुल ये तो नजर आ ही रहा था कि किसी न किसी सूरत में अमेरिका की दखलंदाजी जो है वो वेनेजुएला में होगी। अब कयास ये लगाए जा रहे थे कि क्या वाइड स्प्रेड अटैक होगा। उससे ट्रंप डरते हैं, क्योंकि जाहिर है इस साल फिर से इंतखाबात हैं नवंबर के महीने में, जो सीनेट और हाउस का होता है। और एडवेंचरिज्म को लेकर अगर सैनिक अमेरिका के मरते, तो जाहिर है कि फिर उसका एक रद्द अमल जो है वो इलेक्शन में हमें लोगों की तरफ से देखने को मिलता। तो इसीलिए अमेरिका ने ये एक जिसको कह सकते हैं कि गैर कानूनी एक्सट्रैक्शन प्रोग्राम किया, जिसके अंतर्गत उनको वहां से अगवा किया गया है, उन मदूरो को और उनकी वाइफ को। और एक किस्म की डील जो है वो बाकी लीडरशिप के साथ वहां पे कट की जा रही है, इवन एज वी स्पीक, जिसके अंतर्गत अमेरिका फुल फ्लेजेड वॉर में नहीं जाएगा, अमेरिका पूरी तरह से कब्जा नहीं करेगा फिलहाल। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का आप कुछ नहीं कह सकते उनके संकी पने में कि वो किस दिन क्या डिसीजन ले ले, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि एक डील की सूरत हाल बन रही है, जिसमें वेनेजुएला से ये तवक्कुआत हैं कि वो अमेरिका के इंटरेस्ट को वहां पे उसको सर्व करे, अमेरिका के इंटरेस्ट को एकोमोडेट करे, और अमेरिका उसके इवज जो अभी तक की अपोजिशन थी जिसको अमेरिका सपोर्ट करता था, उनको वहां में सत्ता में ना लाके, जो एग्जिस्टिंग अभी यानी इसी गवर्नमेंट में मदुरो को छोड़ के जो बाकी लोग हैं, इंक्लूडिंग जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो भी प्रेसिडेंट जो है वो बन गई हैं, उनको एकोमोडेट किया जा सके। एक इस तरह की एक डील जैसी चीज वहां पे नजर आ रही है। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी अमेरिका ने अभी पिछले महीने जारी की थी। उसमें उसने इस बात पे बल दिया था कि जो वेस्टर्न हेमिस्फेयर है वो, उसको मैं अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मानता हूँ, और वहां पे मुझे जो मर्जी आएगी मैं करूंगा, दुनिया का कानून कुछ भी हो, मतलब दुनिया के कानून को धता बताते हुए मुझे जो मर्जी है वो मैं करना चाहूंगा। और उसका पहला एग्जाम्पल हमें यहाँ पर देखने को मिल गया है। अब ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि कोलंबिया हो, मैक्सिको हो, क्यूबा हो, जहां पर भी हमें जो लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट्स हैं या अमेरिका मुखालिफ कोई गवर्नमेंट जहां पर भी है, उसके खिलाफ अमेरिका जो है वो आगे कार्रवाई करेगा। और मुझे लगता है कि जो इंटरनेशनल लॉ और एक नॉर्म को लेके पिछले 50 साल से 60 साल से जो बातें की जा रही थी, वो इस मामले में को देखते हुए, और खासकर जो इस पे रद्द अमल यूरोप का आया है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि अब वो जो एक लिबरल ऑर्डर था उसका कोलैप्स हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। आपकी नज़र में क्या अमेरिका में जिस तरह आपने बताया कि वो एक लीडरशिप से डील हो गई है, तो क्या इनकी नज़र क्या हुकूमत की तब्दीली चाहते हैं या इसकी नज़र तेल के ज़खायर पर है?
जैसा कि वहां के अपोजिशन लेकिन ने कहा है? जी, नजर तो तेल पे ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो तेल कैसे मिले? अगर तो जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, यानी ये जो साविस्टा गवर्नमेंट है, ह्यूगो सावेज के फॉलोअर के लोगों की जो गवर्नमेंट है, उसमें से अगर कुछ लोग ये डील करने को तैयार हैं और अमेरिका को अकोमोडेट करने को तैयार हैं, तो अमेरिका एडवेंचरिज्म में नहीं जाए। लेकिन अगर कोई रेसिस्टेंस जैसी कोई चीज यहाँ पे नजर आती है, तो फिर उसकी कोशिश होगी कि वो तख्ता पलट करे और वहां पे अमेरिका हिमायत कोई ऐसी गवर्नमेंट को लेके आए जिसके साथ उसकी काम बढ़ सके। यानी अमेरिका हिमायत गवर्नमेंट से मुराद ये हुआ कि जो गवर्नमेंट इनको नेशनल रिसोर्सेज को लूटने में मदद कर सके। अगर आप पूरी हिस्ट्री देखेंगे वेनेजुएला और अमेरिका की, तो अमेरिकन ऑयल कंपनी जो वेनेजुएला में काम करती थी, वो ऑयल प्राइसेस का इतना बड़ा हिस्सा ले जाती थी कि वेनेजुएला को कुछ नहीं बचता था। दुनिया का सबसे बड़ा तेल का इसके पास जखीरा है, और फिर भी ये देश जो है वो उस तरह की उन्नति, उस तरह की तरक्की नहीं कर पाया इतने सालों में जो करनी चाहिए। जब शावेज सत्ता में आए, आज से 25 साल, 20 22 साल पहले, तो उन्होंने इसको नेशनलाइज किया। बड़े अमाउंट में लोगों को, गरीब लोगों को गरीबी से निकाला, घर बनाए, उनको फ्री मील दिया। भारत आए थे यहाँ पर, उनको मिड डे मील प्रोग्राम बड़ा अच्छा लगा था, तो उन्होंने मिड डे मील प्रोग्राम शुरू किया। इस तरह की तमाम चीजें की। लेकिन फिर अमेरिका ने सैंक्शंस लगा लगा के उनके इकोनॉमी को नाबूद कर दिया, और एक ऐसी स्थिति आ गई जहां पर कि जनता में भी एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इस हुकूमत के अगेंस्ट में हो गया। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा तबका जो वहाँ है, गरीब जो है, और जो जिन्होंने इस हुकूमत के दरमियान अपनी अपवर्ड मोबिलिटी देखी है, जिन्होंने गुर्बत से बाहर की जिंदगी देखी है, वो बाहर निकल के आए हैं, उसका बहुत बड़ा सपोर्ट बेस अभी भी इस हुकूमत को है। तो अमेरिका को ये डर हमेशा लगा रहता है कि अगर वो मिलिटरली इसको उखाड़ने की कोशिश करेंगे तो ये सिविल वॉर की स्थिति में ना तब्दील हो जाए। क्योंकि अगर फिर सिविल वॉर की स्थिति में तब्दील हो जाएगी, तो अमेरिका का तेल निकालने का सारा मंसूबा धरा के धरा रह जाएगा, क्योंकि कोई भी कंपनी वॉर सिचुएशन में फिर काम करने को रेडी नहीं होगी। तो एक अगर ये मकसद है कि हम रिसोर्सेज को सिक्योर करें, तो वो तो फिर वो मकसद जो है वो वहां पे पूरे नहीं होते हैं। तो इसीलिए इतना आसान अभी अमेरिका के लिए भी नहीं है। उसके लिए भी एक कैच 22 सिचुएशन वहां पे है। लेकिन जो हुकूमत है वेनेजुएला की, उसके लिए तो जाहिर है कि ज्यादा मुश्किल की जरूरत। जैसा आपने बताया कि वेनेजुएला के जो अमेरिका में नजरें हैं वो तेल के जखायर पर हैं, क्या वेनेजुएला में तेल के अलावा दीगर मादनियात भी हैं जिन पर अमेरिका की नजरें हैं? देखें, एक चीज जो आपने नोटिस की होगी अभी पिछले 6 महीनों में, खासकर जब से चाइना ने रेयर अर्थ पे जो रेयर अर्थ मिनरल्स पे जो एक्सपोर्ट बैन लगाया है, जिसको लेकर अमेरिका में बहुत वो मचा हुआ है। तो अमेरिका की कोशिश ये जरूर है कि जहां से भी, जिस अमाउंट में भी रेयर अर्थ या क्रिटिकल मिनरल्स हमें मिले, वो हम ले लें। थोड़े बहुत ही लेकिन वेनेजुएला में है, बहुत ज्यादा है नहीं। ये ना भूलें कि दुनिया के रेयर अर्थ क्रिटिकल मिनरल का तकरीबन 80% चाइना के पास है, 75 से 80% के आसपास, और एक्सट्रैक्शन का 90% है। तो जाहिर है कि फिर तो 10% में ही दुनिया के तमाम देश हैं। अच्छा, किसी के पास किसी चीज का रिजर्व होना अपने आप में वो कोई इकोनॉमिक इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं देता। देखना यह पड़ता है कि क्या जो मार्केट रेट है उससे कम में आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि नहीं। रेयर अर्थ मिनरल के एक्सट्रैक्शन में जो चाइना की मोनोपोली है, कि उसके रेट के बराबर दुनिया का कोई कंट्री, उसके रेट के बराबर छोड़िए, उसके रेट से दुगने में भी एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता। हम्म। तो इसको कैसे आप, अगर आप है भी वहां पे रेयर अर्थ मिनरल, तो इसको आप कैसे सरपास करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, नॉर्मली क्या होती है कि अगर कंट्री में कोई नेशनलाइज्ड कंपनी, तो फिर तो वो प्राइस को देखे बगैर भी कर सकती है काम, क्योंकि उसको तो भाई अपने देश के लिए काम करना, चाहे वो नुकसान में जाए उसमें जाए। लेकिन जो प्राइवेट एंटिटी, अमेरिका में इस तरह की कंपनी तो है नहीं, अमेरिका में तो प्राइवेट कंपनी है। तो कोई भी प्राइवेट कंपनी लॉस मेकिंग एक्सट्रैक्शन क्यों करेगा? तो वो चीज यहाँ पे भी लागू होती है। लेकिन थोड़े बहुत और इसमें रिसोर्सेज हैं, बहुत ज्यादा नहीं है तेल के अलावा। लेकिन तेल बहुत ज्यादा है, ये याद रखें कि दुनिया में सबसे ज्यादा तेल जो है वेनेजुएला के पास।
जैसा आपने बताया कि बहुत एहतियात के साथ अमेरिका ने ये कार्रवाई करी है, अगर इसको आप एहतियाती कहते हैं तो। वेनेजुएला के बाद अब अमेरिका ने ग्रीनलैंड को लेकर क्यों धमकी दी है? ग्रीनलैंड में क्रिटिकल मिनरल वाला मामला ज्यादा है। और दूसरी ये चीज है कि अमेरिका को इस बात का डर है कि देखें, ये छोटे देशों, ये मिकी माउस कंट्री जैसे हैं। बहुत साल पहले एक अमेरिका के ही बहुत बड़े एक वो थे, सोशल साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये बात कही थी कि ये अमेरिका हर कुछ साल पे किसी मिकी माउस कंट्री पे हमला करके दुनिया में अपना दबदबा कायम रखता है। छोटे देश जो बहुत ज्यादा यानी जिनकी अस्करी सलाहियत ऐसी ना हो कि वो इसका मुकाबला जो है वो कर सके। तो ग्रीनलैंड में मामला अब ये है कि ग्रीनलैंड का आप जब पोजीशन देखते हैं, जो चाइनीज और रशियन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, उसका पाथ ग्रीनलैंड के ऊपर से जाने वाला है जब भी लड़ाई होगी। तो अमेरिका को लगता है कि ग्रीनलैंड में अगर हम एडवांस एंटी मिसाइल सिस्टम लगा सकें या ग्रीनलैंड में हम एडवांस वार्निंग सिस्टम लगा सकें, तो वो हमारे लिए कामगर जो है वो हो जाएगा। टेक्निकली ग्रीनलैंड डेनमार्क का पार्ट है, डेनमार्क नेटो का पार्ट है, तो नेटो के तो एडवांस वार्निंग वहां पे जो चीजें लगी हुई। लेकिन एक हवस कि मैं इस पे हमारा ही कंप्लीट कब्जा हो, ये है। दूसरा, जो आपने मदुरो के एब्डक्शन में जो रद्द अमल देखा यूरोप का, वो ऐसा था कि प्रोबेबली कहीं कोई गुलाम भी होगा तो वो भी उस पर कभी कई बार अपने जो उसका जो मालिक होगा उसके खिलाफ एक दो बातें कह सकता होगा, उसकी हिम्मत होगी। इनकी हिम्मत उस गुलाम के लेवल की भी नहीं है। ये कॉलोनाइजर का जो एक रिलेशनशिप होता है, उससे भी बदतर रिलेशनशिप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यूरोपियन लीडर्स की पूरी एक जनरेशन जो है वो ऐसी है कि जिनकी ये हिम्मत नहीं है या जिन पे सलाहियत नहीं है कि वो लीडरशिप या लीडर कहलाते। अब उन्होंने जैसे मिली माउथेड रद्द अमल दिया तो एक दिन के बाद ही ट्रंप ने ग्रीनलैंड का नाम नहीं लिया। अब ये ज्वाइंट स्टेटमेंट दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो है वो सही नहीं है। अरे तो कल ही तो तुम कह रहे थे कि मैं कंसल्ट करके रिएक्शन दूंगा। अब दो रिएक्शन तुमको जो देना है। तो एक ओवरऑल जो सिविलाइजेशनल डिक्लाइन यूरोप का हम देखते आ रहे हैं कुछ सालों से, ये उसी रास्ते में, उसको कह लीजिए कि उसके सिविलाइजेशनल डिक्लाइन के ताबूत में एक और कील जो है वो अमेरिका ने इससे ठोक दी। इससे मतलब क्या? कब्जा करे ग्रीनलैंड पे, ना कब्जा करे, कब्जा करे या ना करे, ये कह के। और उसके सामने जो आप ये मिमियाते हुए जो आप देख रहे हैं यूरोपियन लीडर्स को, वो अपने आप में एक मोरल डिग्रेडेशन का एक इशारा करते हैं। इससे क्या खित्ते के दीगर ममालिक को भी अमेरिका के रवैये से खतरा है? देखिए, जैसा मैंने कहा कि लैटिन अमेरिका में इस साल दो इंतखाबात होने हैं इंपॉर्टेंट। कोलंबिया में होने और ब्राजील में होने। लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट ब्राजील में भी है, कोलंबिया में भी है, और निकारागुआ में भी है, और अभी मैक्सिको में भी है, और इसके अलावा क्यूबा। तो पांच ऐसे देश हैं जिसमें पहले अमेरिका की कोशिश ये रहेगी कि अब क्यूबा में तो खैर कोई इलेक्शन है नहीं, तो वहां पर किस तरह से कोशिश करते हैं वो अलग बात है। लेकिन बाकी देशों में अमेरिका की ये कोशिश रहेगी कि वो किसी तरीके से उसमें चुनाव में धांधली करवा के किसी तरह से जैसा अमेरिका करता आया है, पहले वो कोशिश करे। अगर चुनाव में धांधली करने से अमेरिका के हक वाली पार्टी जीत जाती है तब तो कोई बात नहीं। अगर नहीं जीतती है तो कोलंबिया और ब्राजील में इस तरह के कुछ सबोटाज ऑपरेशंस या इसी तरह का कुछ जो प्रोग्राम है, वो अमेरिका उसको यानी उसके लिए हामी भर दे। इसमें कोई आश्चर्य की बात जो है वो नहीं। इससे अमेरिका को नुकसान होगा या फायदा होगा? यानी आप वेनेजुएला वाले इंसिडेंट से कह रहे हैं कि और जो मजीद वेनेजुएला वाले दूसरे? इंसिडेंट? नहीं, वेनेजुएला वाले इंसिडेंट से। देखें, ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है। अभी तो डील वील हो रही है, कितना उससे क्या निकल के आता है अभी तो शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शन भी करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि फैक्ट्स अभी हमारे पास है नहीं। किस तरह की डील हुई है, कितना वो जो डेल्जे रॉड्रिगेज है वो कितना झुक रही हैं, उन्होंने क्या डील की है, डील के अगर मुआहिदा हुआ है तो मुआहिदा किस उसका वो क्या है, यानी स्ट्रॉन्ग हैंड जो है वो किसका है।
कई चीजें हैं जो अभी क्लैरिटी जिसमें नहीं आई है। इसमें जब तक क्लैरिटी नहीं आ जाती तब तक एक शॉर्ट टर्म प्रोडिक्शन करना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मीडियम और लॉन्ग टर्म प्रोडिक्शन तो ऑलमोस्ट जो है वो इम्पॉसिबल है। तो जब तक फैक्ट्स ऑन जो ऑन ग्राउंड है वो क्लैरिटी उसकी नहीं आ जाती है, तब तक मैं ये कयास नहीं लगा सकता कि अमेरिका के लिए ये शॉर्ट टर्म हो या मीडियम टर्म में भी हो या अच्छी चीज है या उसने अपने पैर पे कोई कुल्हाड़ी भी मार ली। वेनेजुएला के सदर और इनकी अहलिया के अमेरिका के हाथों गिरफ्तारी के पीछे क्या होगा या होने जा रहा है, आपने इस पर तफसील से रोशनी डाली। अब दूसरा मौजू है चीन और जनूबी कोरिया, जिस पर अपने क़ारीन के लिए आपकी राय जानना चाहता हूं। आपकी नज़र में चीन और जनूबी कोरिया के ताल्लुकात कैसे हैं? ताल्लुकात 2017 के बाद से तो अच्छे नहीं थे। जब 2017 में जनूबी कोरिया ने ये अलाउ किया कि अमेरिकन जो थर्ड एंटी मिसाइल सिस्टम है उसको अपने यहाँ जब उसने अलाउ किया, तो उसके बाद से संबंध तो अच्छे नहीं रहे हैं 2017 से। लेकिन अभी जो वहाँ के सदर हैं ली, वो इसी बिना पे इलेक्शन जीत के आए थे कि वो पीस प्लेटफॉर्म पे वो इंतखाबात जो हुए थे, जो स्नैप पोल आपको याद होगा हुआ था। हम्म। इससे पहले के जो साबिक साबिक सदर थे वहां के, वो तो उनको तो साउथ कोरिया का ट्रम्प कहा जाता था। वो ट्रम्प के जैसा ही पागलपना था उनका। उन्होंने कूप करने की कोशिश की जिसके बाद उनको गिरफ्तार कर दिया गया। आपको वो हमारे दर्शक जो हैं वो सब उनको पता होगा। अब कोशिश ये है कि ये जो सदर हैं इनके अगर आप बयान भी देखेंगे तो ये बड़े नपतुला बयान देते हैं। और इन्होंने चाइना को लगातार एश्योर करने की कोशिश की है कि हम अपने रिलेशनशिप जो तुम्हारे साथ हैं उसको हम डिहाइफनेट कर रहे हैं। हम उसको वैसा नहीं रख रहे हैं जिस तरह से पहले के रिलेशनशिप होते थे, जिसमें कि अमेरिका और चाइना को हाइफनेट करके एक रिलेशनशिप जो है रखी जाती थी। तो उस लिहाज से तो मैं इसको मानता हूं कि एक उन्होंने वेलकम स्टेप उठाया है। और आपने रेसिप्रोसिटी भी देखी है कि चाइना की तरफ से इसको सही तरीके से रेसिप्रोकेट जो है इसको किया गया है। और इसके पीछे दोनों लीडर सी जिनपिंग और प्रेसिडेंट ली जो है उनके अपनी पर्सनल बनहौमी भी यहाँ पे नजर आ रही है। मुझे लगता है कि आगे कोरिया को भी ये डर है कि वो, जो अंग्रेजी में हम कहावत कहते हैं ना, टू पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट, कि वो सारे एग्स जो है वो अमेरिका के बास्केट में ना रख दे। क्योंकि अमेरिका तो अपने एलाइज के ही हाथ मरोड़ के और उनसे डील करवा रहा है, जैसा हमने हम्म। भी कोरिया के साथ देखा था कुछ महीने पहले। तो ऐसे सूरत हाल में वो भी चाहता है कि उसके ऑप्शंस जो हैं वो वेरीड हों। और वो रीजनल अगर आप मकाम देखें तो साउथ कोरिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर जो है वो चाइना है। और चाइना का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर जो है साउथ कोरिया है। तो ये दोनों के इंटरेस्ट में है कि संबंध जो है वो अच्छे हों। और आई थिंक ये जो दौरा अभी हुआ है उससे इस पे काफी काम यानी काफी मदद मिलेगी। जनूबी कोरिया के सदर ली जे म्यूंग ने चीनी सदर से हाल ही में मुलाकात की, इसके क्या माने हैं? जैसा मैंने आपको बताया कि दोनों के बीच पर्सनल रिलेशनशिप काफी अच्छे हैं। यानी अभी दो बार एक दूसरे से मिल चुके हैं 3 महीने के दरमियान में। और इसीलिए मेरे ख्याल से वो एक सिग्नल भी देना चाह रहे थे कि जो हमारे साबिक सदर हैं उनकी जो गलतियां हैं उसकी सजा जो है मुझे ना दी जाए। और हम नए सिरे से इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं। तो ये जो मीटिंग अभी 4 रोजा जो ये दौरा था उसमें काफी चीजें जो है वो पॉजिटिव नजर आई। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, इसके क्या माने हैं, मतलब इंटरनेशनल उस पर या बैन अवी सतह पर उसको क्या इस तरह लिया जाएगा, कोरिया, जनूबी कोरिया और चीनी ताल्लुकात को? जी जी, मैं वही कह रहा हूँ कि अमेरिका और जापान जो एक महाज की तरह के खड़ा करना चाह रहा था चाइना के अगेंस्ट में, जिसमें कि वो शामिल करना चाह रहा है साउथ कोरिया को भी, वो फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो जाहिर है कि एक कोई खुशी की बात जो है वो टोक्यो और वॉशिंगटन डीसी में तो नहीं है इसको लेके। लेकिन जहां तक चाइना और कोरिया का सवाल है तो वो आपस में उनके जो संबंध अगर अच्छे होंगे तो मुझे लगता है कि वो अगर डिप्लोमेटिक लेवल पे ठीक होंगे तो फिर उसके रिपल इफेक्ट्स जो हैं वो ट्रेड और मिलिट्री में भी आपको नजर आएंगे। जहाँ कन्फ्रंटेशनल अप्रोच से पीछे हट के दोनों कंट्री एक जिसको कहते हैं कि एक नॉर्मल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करेंगे, जो 2017 से शायद हो नहीं पाया।
ये थे हमारे मेहमान सौरभ कुमार शाही, जो हमारे नाजरीन पर आलमी मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। हमेशा की तरह आखिर में तमाम नाजरीन और सामीन से गुजारिश करता हूं कि वो अपनी कीमती आरा और तजावीज़ हमें ज़रूर इरसाल करें, ताकि हम प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे को आपके लिए मज़ीद दिलचस्प, जामे और बामाने बना सकें। अब अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे, एक नए रुख, एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए अपनी मिसबत सोच जिंदा रखिए और प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे को देखते रहिए।